खंबा घनी सबको मारूर राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबको घनो घनो अभिनंदन। डेली करंट अफेयर सीरीज में करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले मेरे बारे में आप सब जानते हैं, आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। आप सभी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आरएएस एसीएफ एग्जाम की पटवारी पुलिस के लिए अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। जो मेरे बैचेस चल रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। टारगेट आरएएस इंग्लिश मीडियम का अलग से बैच है, हिंदी मीडियम का अलग से बैच है, ठीक है। और पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल एसीएफ पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ पटवारी पुलिस रीट सबके बैचेस चल रहे हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में, सिर्फ आरपीएससी का सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हर एजुकेटर के मेरे पास क्वेरीज आती हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनको ये बताती हूँ। वो पूछते हैं कि आपका रेफरल कोड लगाने से बाकी एजुकेटर्स के कोर्सेज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, तो आप सब देख पाएंगे, ठीक है। सब मतलब सब, ठीक है। और मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज करना मत भूलिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। कल मैं आपको ये भी बता दूंगी कि सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना होता है, ठीक है। ये मेरा फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फिर भी आपको सब्सक्रिप्शन में कोई भी दिक्कत आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। लर्निंग ऐप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज मेरी 11:30 बजे वहां पर फ्री स्पेशल क्लास है, जिसमें हम मेवाड़ डायनेस्टी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आप सभी उस क्लास में आइएगा, ठीक है। आप सभी उस क्लास में आइएगा, तो वहां पे हम बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 13th साउथ एशियन गेम्स जो हुए हैं, ठीक है, 2019 के अंदर दक्षिणी एशियाई गेम्स जो हुए हैं 13वें, उसके अंदर राजस्थान के किस व्यक्ति ने वुमेन शॉटपुट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक जो है वो जीता है महिला शॉटपुट के अंदर। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आभा खटुआ, कचनार चौधरी, ममता ढाका या फिर शीतल तोमर। तो आप लोगों को आंसर देना है, आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर होगा इसका, चलिए बताइए। हो गया? तो देखो, कांस्य पदक महिला शॉटपुट में जिसने जीता है उनका सही नाम जो है इसमें आंसर आएगा कचनार चौधरी। तो याद कर लो, कचनार चौधरी ने, कांच जो होता है बहुत जल्दी मतलब टूट जाते थे, ऐसे वो शॉटपुट से याद कर लो, स्टापू से नहीं खेलते थे, वो पत्थर का छोटा सा बना हुआ होता था। यहाँ पे याद कर लो ये कांच का बना हुआ है, तो कांच से याद कर लो कचनार चौधरी, छोटा छोटा शॉटपुट, ठीक है। हम छोटा छोटा पाँव रखेंगे, मतलब वो कांच का बना हुआ स्टेपू है, थोड़ा ध्यान से रखना होता है, ऐसे याद कर लो। और इनको कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। जयपुर की रहने वाली है, महावीर सैनी इनके कोच का नाम है। और आभा खटुआ कौन है? इसी महिला शॉटपुट में हमारे भारत की ही है आभा खटुआ, उधर कलकत्ता साइड से बिलोंग करती है। इनको जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता मिला है, ठीक है। ये 13वें साउथ एशियन गेम, दक्षिणी एशियाई गेम कहाँ पे हुए थे? 2019 में काठमांडू नेपाल के अंदर हुए थे, ठीक है। क्योंकि आप लोग काफी क्वेश्चन पूछते हैं एसीएफ में 2019 का तो नहीं आ जाएगा, 19 को भी तो नहीं आ जाएगा, तो मेरी कोशिश है 20 का तो करवा ही रही हूँ। अगर कोई कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है 2019 की तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये कचनार चौधरी हैं और ये आभा खटुआ, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये हमारे राजस्थान की है, जयपुर की, इनको कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेसलिंग के अंदर 13वें साउथ एशियन गेम में, रेसलिंग मतलब कि कुश्ती, ठीक है, कुश्ती वाली मूवीज आजकल बहुत देखी है आपने, आई थिंक सुल्तान मूवी देखी होगी, ठीक है। तो इसमें कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने राजस्थान से हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया है हमें रेसलिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शंस है आभा खटुआ, कचनार चौधरी, ममता ढाका और शीतल तोमर। अब इसमें देखो दो ऑप्शंस, इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। कौन कौन से ऑप्शन काट दोगे? आभा खटुआ, क्योंकि ये शॉर्टपुट में है और इनको गोल्ड मेडल मिला, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। कचनार चौधरी शॉर्टपुट में है, इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब जब दो ऑप्शन रह जाए हमारे पास तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, 50-50 चांसेस होते हैं। अगर ओवरऑल ऐसे दो दो ऑप्शन वाले करके आए तो ज्यादातर देखा गया है पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, हमारे मार्क्स ऐड ऑन होते हैं। बाकी पर्सनल चॉइस भी इसमें होती है, लेकिन 50-50 पे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, शीतल तोमर,
ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, शीतल तोमर, नाम शीतल है, शीतल का मतलब होता है ठंडा, बिल्कुल शांत एकदम, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो कुश्ती कुश्ती करके हरा भी देंगे उनको, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा शीतल तोमर, ये हमारी राजस्थान पुलिस में प्लाटून कमांडर है। वैसे यूपी जो है मेरठ के आसपास पचगांव है इनका, वहां से बिलोंग करती है। तो 50 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर रेसलिंग में इन्होंने हमें गोल्ड मेडल जितवाया है। राजस्थान से क्या है, प्लाटून कमांडर है, याद रख लोगे, शीतल तोमर। ठीक है, ये है इनकी इमेज, देख लो आप, शीतल तोमर। अगला क्वेश्चन है, वही 13वें साउथ एशियन गेम में राजस्थान से कौन सी ऐसी प्लेयर है जिन्होंने हमें कबड्डी के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया है, कबड्डी के अंदर हमें स्वर्ण पदक जो है वो दिलवाया है। तो आभा खटुआ, कचनार चौधरी, ममता ढाका, शीतल तोमर। इसका आंसर अब ऐसे आना चाहिए, टिप्स पे आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पाएंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। आभा खटुआ काट दोगे, शॉर्ट पुट गोल्ड मेडल। कचनार चौधरी महिला शॉट पुट ब्रॉन्ज मेडल काट दिया। शीतल तोमर रेसलिंग गोल्ड मेडल काट दिया। ऑप्शन क्या बचा, कबड्डी के अंदर ममता ढाका। कबड्डी वाली मूवी देखी है, दंगल मूवी है ना, धाकड़ धाकड़ गर्ल्स गाना भी सुना है, तो धाकड़ गर्ल कबड्डी गेम, उससे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उससे याद कर लो, ढाका कबड्डी, ड ड आ रहा है दोनों के लास्ट में, ममता ढाका। ठीक है, तो बहुत धाकड़ गर्ल है कबड्डी खेलने के लिए, इन्होंने हमें गोल्ड मेडल जितवाया है। उस टीम का ये पार्ट थी, कबड्डी टीम का, और राजस्थान पुलिस में क्या है, कांस्टेबल के पद पर है। ठीक है, तो 4 महिलाओं के नाम मैंने याद करवाए हैं, चारों के गेम्स याद करवाए हैं। 13वें साउथ एशियन गेम्स कहां पर हुए हैं, काठमांडू के अंदर हुए हैं। आभा खटुआ शॉर्ट पुट के अंदर गोल्ड मेडल जितवाया हम लोगों को। ठीक है, कचनार चौधरी सेम महिला शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया, जयपुर से बिलोंग करती हैं। ममता ढाका कबड्डी के अंदर गोल्ड मेडल, जो कबड्डी टीम भारत की तरफ से गई थी उसका एक पार्ट थी, कांस्टेबल है। शीतल तोमर रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जितवाया, प्लाटून कमांडर है। ठीक है, क्लियर है सबको, 4 महिलाएं 4 पर्सनैलिटीज हमने कर ली। ये है ममता ढाका, देखा दिशांत कितने शांत है, लेकिन कबड्डी उसमें आ जाएंगी खेलने तो फिर धाकड़ ही है। ठीक है, अच्छा, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में यानी कि 2019 में नई सौर ऊर्जा नीति लेकर के आए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी पॉलिसी। तो जब भी नीति लेके आते हैं उसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, टारगेट सेट होते हैं। तो क्वेश्चन यही है, जो सोलर एनर्जी नीति जो पॉलिसी आई है उसके अंदर हमने सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के, सौर ऊर्जा उत्पादन के और विंड एनर्जी प्रोडक्शन के कितने टारगेट्स रखे हैं, कितने कितने मेगावाट हमें ये प्रोड्यूस करनी है। सोलर एनर्जी पॉलिसी की सोलर एनर्जी बताओ, एक विंड एनर्जी पॉलिसी है तो उसमें विंड एनर्जी के हमारे कितने टारगेट्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलो बताओ, शाबाश, क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर है, सोलर एनर्जी पॉलिसी का हमारा टारगेट है 30,000 मेगावाट। ठीक है, कितनी हम प्रोड्यूस करेंगे, 30,000 मेगावाट, कब तक, 2024-25 तक। विंड एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करनी है, टोटल 4,000 मेगावाट। तो कितने टारगेट है, 3 और 4 याद कर लो। ठीक है, 3 से 30,000, 30,000 मेगावाट सोलर एनर्जी है, और विंड पावर कितनी है, 4,000। विंड पवन ऊर्जा जो है वो थोड़ी ही होती है, तो 4,000 मेगावाट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, ये देखो, इसको 30,000 मेगावाट नहीं आएगा तो गीगावाट में भी दे देंगे, तो गीगावाट में कितना हो जाएगा, 30 गीगावाट सोलर एनर्जी, और वो कितनी हो जाएगी हमारी विंड एनर्जी, कितनी हो जाएगी, 4 गीगावाट। ठीक है, तो सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 के मुताबिक हमारा टारगेट है 30 गीगावाट सोलर पावर हमें प्रोड्यूस करना है, कब तक, 2024-25 तक। ठीक है, इसके अंदर इसका डिवीजन दिया गया है, ये डिवीजन दिया गया है कि ये 30 गीगावाट कौन सी, कितनी गीगावाट कहां से प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ग्रिड स्केल, जो बड़े ग्रिड स्केल, लार्ज स्केल के जो सोलर पार्क होते हैं उसके तहत तो 24 गीगावाट हमारा यहीं से आ जाएगा, यहीं से हमारा टारगेट है। जो ग्रिड स्केल है वहां से 24 गीगावाट लेना है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, मतलब कि एक से कनेक्शन दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, इस तरह का एक सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, तो वो है 4 गीगावाट, जिसमें किसी ने मतलब पार्टनरशिप करके एक बड़ा सा
सोलर पावर या कुछ घरों ने मिलकर करवा लिया, उस टाइप का कुछ है, तो वो है 4 गीगावाट। फिर सोलर रूफटॉप जो छतों के ऊपर लोगों के घरों पे जो लगते हैं, उससे हमें 1 गीगावाट प्रोड्यूस करने का टारगेट है। सोलर पंप के थ्रू 1 गीगावाट प्रोड्यूस करने का टारगेट है। तो 24 और 4 28, 28 और 2 30 गीगावाट हो गए। समझ में आया? देखो इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बहुत आसान है ये। जो ग्रिड स्केल, जो बड़े स्केल का है, उससे सोलर पावर, जो सोलर पार्क जो लगाए जाते हैं बड़े बड़े, उससे तो 24 गीगावाट, जैसे भडला सोलर पार्क है हमारा, उस तरीके से, ठीक है। तो उन सोलर पार्क्स के थ्रू 24 गीगावाट, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से 4 गीगावाट, और सोलर पंप और रूफटॉप जो छतों के ऊपर ये सोलर पंप होते हैं, उनसे 1-1 गीगावाट हम लोगों को प्रोड्यूस करना है। ऐसा टारगेट हम लोगों ने रखा है। क्लियर है? उसके बाद विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी आया, उसमें कितने कितने टारगेट्स हैं? इसमें यही टारगेट है। देखो टोटल विंड एनर्जी कोई आपसे पूछे तो 4 गीगावाट का टारगेट है 2024-25 तक, अगर टोटल पूछा जाए। लेकिन इसमें अगर हम देखें विंड पावर कैपेसिटी, एक इसमें तरीका है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के थ्रू, अगर वैसा चाहिए तो 2 गीगावाट चाहिए। तो ये डिवीजन किया हुआ है 4 गीगावाट का, इसको याद रखना। टोटल पूछे तो 4 गीगावाट ही आंसर होगा, लेकिन अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे 2-2 गीगावाट में बांट देंगे, तो एक ऑप्शन होता है इनका कुछ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, मतलब कुछ आपको खरीदना ही पड़ेगा, इस टाइप का सिस्टम है, तो उसके थ्रू 2 गीगावाट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, टोटल पूछा है या रिव्यू परचेज ऑब्लिगेशन के थ्रू पूछा गया है, ठीक है। हाइब्रिड पावर जो है प्रोजेक्ट, उसका हमारा टारगेट कितना है हाइब्रिड ऊर्जा का, तो वो टारगेट है 3.5 गीगावाट का, ठीक है। हाइब्रिड पावर का टारगेट कितना है 3.5 गीगावाट का। तो 3 टारगेट किए हैं। सोलर पावर प्रोडक्शन 30 गीगावाट, विंड एनर्जी प्रोडक्शन टोटल पूछे 4 गीगावाट, रिव्यू परचेज ऑब्लिगेशन पूछे 2 गीगावाट, और हाइब्रिड पावर अगर पूछा जाए तो 3.5 गीगावाट। ये हमारे टारगेट्स जो है हमने रखे हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है राजस्थान की सोलर विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी टारगेट जो हमें अचीव करने हैं 2024-25 तक। तो ये देखो सोलर का 30 गीगावाट में से 24 हो गया, 24,000 मेगावाट हो जाएगा ग्रिड सोलर पार्क के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से 4,000 मेगावाट यानी कि 4 गीगावाट, सोलर रूफटॉप से 1,000 मेगावाट यानी कि 1 गीगावाट, और सोलर पंप के थ्रू 1,000 मेगावाट यानी कि 1 गीगावाट। अब विंड एनर्जी पॉलिसी देख लो, रिव्यू परचेज ऑब्लिगेशन के थ्रू 2,000 मेगावाट, 2 गीगावाट, ये जो स्टेट डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको मतलब मैंडेटरी कर देंगे कि आपको इतना प्रोड्यूस करना ही है। दूसरा जो है कैप्टिव कंजम्पशन अदर देन सेल टू डिस्कॉम, जो डिस्कॉम को सेल के रूप में नहीं जाएगी ऊर्जा, वो उसमें कंजम्पशन होगा, तो उस बेस पे कितना करना है 2,000 मेगावाट उस पे करना है। तो विंड एनर्जी का टोटल टारगेट पूछा जाएगा तो 4 गीगावाट ही आने वाला है। रिव्यू परचेज ऑब्लिगेशन बस आप इतना हल्का सा ध्यान रख लो 2,000, और कैप्टिव कंजम्पशन में 2,000, ठीक है। हाइब्रिड पॉलिसी, हाइब्रिड का टोटल कितना है अभी मैंने आप लोगों को बताया 3.5 मेगावाट। कितना हो जाएगा हाइब्रिड का बच्चों 3.5 गीगावाट, ठीक है। तो इसमें देख लो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग विंड और सोलर पावर्स, मतलब मिक्स्ड टाइप का इसमें हमें चाहिएगा दोनों से। तो नए विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट ऐसा लगा दिया जहां पे सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है सोलर पावर प्लांट से, और विंड प्लांट भी हमने लगा दिया, विंड मिल भी लगा दी, वहां से हमें विंड एनर्जी भी मिल रही है। तो उसका जो टारगेट है वो है 200 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद जो है विंड सोलर हाइब्रिड विद स्टोरेज सिस्टम 2,000 मेगावाट, इतना डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल प्लांट, जो मतलब पहले के अगर कोई अकेला विंड प्लांट है तो उसमें सोलर डाल दो, सोलर अकेला है तो उसमें विंड डाल दो, तो उससे 500 मेगावाट। और लास्ट जो है हाँ ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल से 800 मेगावाट है, ठीक है। विंड सोलर हाइब्रिड से 500 है, और नए जो प्रोजेक्ट लगाओगे विंड सोलर उससे सबसे ज्यादा एक ये याद कर सकते हो, नए वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर भी, ठीक है। जो नए विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगेंगे, अरे जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दो मुझे, न्यू वाले विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मेगावाट के हैं 2,000 मेगावाट के, ठीक है। तो इतना याद कर लो, जो पुराने हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन, उनको मिक्स कर दो, उससे कम से कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 200 मेगावाट। जो नए लगाए जाएंगे उससे 2,000 मेगावाट। उसके बाद विंड सोलर हाइब्रिड विद स्टोरेज सिस्टम होगा 500 मेगावाट, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल 800। इतना नहीं याद करना, थोड़ा सा याद कर लो, बस 3.5 गीगावाट का हमारा हाइब्रिड पावर का टारगेट है। कितना टारगेट है 3.5 गीगावाट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयपुर में सितंबर 2020 में एक अच्छा सा इवेंट होने वाला था, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सितंबर 2020 में, अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा कोरोना की वजह से। ठीक है, जयपुर में होने वाला था ये इवेंट जो है, तो इसका थीम रखा गया था। ठीक है, इसका थीम क्या है सितंबर 2020 में? चलो अपनी मातृभूमि की ओर, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, मातृभूमि से कर्म भूमि की ओर, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर दीजिए फटाक फटाक से, फटाफट आंसर दीजिए। चले, स्क्रीन से हट रही हूँ 1 सेकंड के लिए, आंसर सबने देना है। हो गया, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल से मतलब समझ जाओ एनआरआईज के लिए है, जो हमारे राजस्थान के लोग विदेशों में बसे हुए हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंस है। जैसे 12 जनवरी को मनाते हैं ना प्रवासी भारतीय दिवस, वो हमारा नेशनल लेवल पे होता है, ये हमारा स्टेट लेवल पे है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्म भूमि से मातृभूमि तो हम लिखेंगे ना इसके अंदर, तो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर मतलब जो विदेशों में लोग रहते हैं वापस अपनी मातृभूमि की तरफ आओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आप अपनी मातृभूमि की भी डेवलपमेंट करो, इसलिए ये प्रोग्राम ये इवेंट करवाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2020 का जो हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, इवेंट होने वाला है, इसका थीम क्या होगा, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। इससे पहले ये इवेंट 20 साल पहले हुआ था। ठीक है, अशोक गहलोत जी की सरकार में ही हुआ था, उसका नाम रखा गया था इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, जयपुर में ही हुआ था, सितंबर 2000 के अंदर हुआ था। और ध्यान रखना इसके बाद ही वो प्रवासी भारतीय दिवस जो हम मनाते हैं 12 जनवरी को, वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद ही उसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फार्मर वेलफेयर फंड यानी कि किसान जो है कल्याण कोष, इसके लिए कितनी निधि राज्य सरकार ने आवंटित की है, रखी है? 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़। ठीक है, तो ये 3-4 स्कीम्स है हमारी जिनकी अलग अलग राशि है, तो सबकी राशि है एक साथ याद कर लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो फंड हैं ये किसान कल्याण कोष के, एक में 1 करोड़ या 100 करोड़ ही है, और ये जो बड़े वाला है किसान कल्याण कोष, इसके अंदर 1000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। कितनी राशि रखी है याद कर लो, इसको बजट में अनाउंस किया गया था इसका 1000 करोड़। किस दिन? राज्य सरकार का जब 1 वर्ष पूरा हुआ था। ठीक है, तो बजट 2019 में किया था, इसकी घोषणा हुई थी, और पहली वर्षगांठ पर राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ कब हो रही थी, 17 सितंबर 2019 को। तो इसकी शुरुआत करी कहां से? विद्याधर स्टेडियम से अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत की। इसका लक्ष्य भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, खेती करने में आसानी के लिए किसानों के लिए एक कोष बनाया गया है जहां से उनको फंड दिया जाएगा, किसान कल्याण कोष, कृषक कल्याण कोष भी इसको हम बोलते हैं। इसके साथ साथ इसी अवसर पे जो है एक नए और कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसको बोलते हैं कृषि ज्ञान धारा प्रोग्राम। ठीक है, ये धारा आएगा, धारा नहीं, कृषि ज्ञान धारा प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर जो है किसानों को जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले हैं। किससे जोड़ने वाले हैं हम लोग? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले हैं। तो कृषि ज्ञान धारा प्रोग्राम ये आप याद रख लेना। ठीक है, चलो अच्छा, जनवरी 2020 के अंदर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर को नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम पूछा गया है, क्या नाम है? ऑप्शन देखो, देवेश रॉय, ठीक है, माइकल देवव्रत पात्रा, उर्जित पटेल, या फिर शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो है 2 ऑप्शन बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे? उर्जित पटेल नहीं होगा, ये बहुत पहले गवर्नर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर है अभी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देवेश रॉय और माइकल देवव्रत पात्रा। तो आरबीआई है तो पैसे की जरूरत होती है, पैसे कहाँ रखते हैं लोग? स्टोर करके पात्र के अंदर। ठीक है, बड़ा सा स्टोर करके खजाना टाइप जो होता है बड़े पात्र में रखते हैं, तो उससे याद कर लो। ठीक है, तो क्या है? माइकल देवव्रत पात्रा, ये जो है जनवरी 2020 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, याद कर लोगे।
नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स एसीएफ एग्जाम का था। मैंने कल से 1857 की क्रांति स्टार्ट किया, राजस्थान का वो थ्योरी पार्ट है। एमसीक्यूज की भी एक और सीरीज अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप सभी बच्चे वो टॉपिक भी, वो क्लास भी जाके अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो माइकल देवव्रत पात्रा 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई है 15 जनवरी 2020 को। ये पोस्ट काफी टाइम से वैकेंट थी, जब से विरल वी आचार्य जी ने रिजाइन कर दिया था। विरल वी आचार्य जी ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और कौन कौन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं वो देख लो, अभी जो प्रेजेंट में है एमके जैन है। ठीक है, उसके बाद बीपी कानूनगो और एनएस विश्वनाथन। ठीक है, तो ये सारे हैं, इनको याद रख लो। जो विश्वनाथन है ये 2020 तक रहे, मार्च 2020 तक। ठीक है, तो मार्च 2020 तक इसका मतलब अभी नहीं है। तो एमके जैन, बीपी कानूनगो, विश्वनाथन ये 2 मार्च 2020 तक ही थे, मतलब इनका पद अभी रिक्त ही होगा। और जिनकी अभी अपॉइंटमेंट हुई है वो है माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले प्रेसिडेंट, पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? श्रीपद नायक, राजेश कटोचा, सुरेश चंद्र शर्मा या फिर रघु शर्मा? बताइए, आंसर दीजिए। चले, शाबाश। हो गया आंसर, श्रीपद नायक, राजेश कटोचा। चले देखते हैं इसको। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अभी हाल ही में मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था। उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, बहुत ज्यादा होच पोच हो रहा था, काम कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था सिस्टम। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी। ठीक है, कौन बने हैं? सुरेश चंद्र शर्मा जी जो है वो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। कितने साल तक रहेंगे ये भी पूछा जा सकता है, तो इनकी अवधि या तो 3 साल का कार्यकाल होगा या 70 साल की उम्र, जो भी दोनों में से पहले होगा। ठीक है, 70 साल पहले पूरे हो जाएंगे तो पहले रिटायर हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो 3 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। ये किस पद पर थे इससे पहले? एम्स के ईएनटी डिपार्टमेंट, जो आंख नाक गले वाला डिपार्टमेंट होता है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। ठीक है, इससे पहले। सही है। नेशनल मेडिकल कमीशन, ये जो है इंडियन रेगुलेटरी बॉडी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33 मेंबर्स की। पहले वाला जो होता था मेडिकल कमीशन उसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स होते, तो इसमें बहुत कम मेंबर्स रखे गए हैं। इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया कब? 8 अगस्त 2019 को, क्विट इंडिया मूवमेंट वाले दिन। ठीक है, तो 8 अगस्त 2019 को मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस थे, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन थी, वो सारे फंक्शन अब ये ओवरटेक करने वाला है। ठीक है, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ने पहले ही अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था सितंबर 2018 के अंदर। ठीक है, सितंबर 2018 के अंदर हो गया। ठीक है, चलो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं आज हम लोग क्या क्या देखा है। देखो, सबसे पहले हमने 13वें साउथ एशियन गेम्स देखे, कहां पर हुए? काठमांडू के अंदर। और काठमांडू में कहां पर हुए? नेपाल के काठमांडू के अंदर। ठीक है, आभा खटुआ महिला शॉटपुट गोल्ड मेडल, कचनार चौधरी जयपुर महिला शॉटपुट कांस्य पदक। ठीक है, ममता ढाका जो है ये किस में जीत के लाई हैं? कबड्डी के अंदर गोल्ड मेडल, उस टीम का पार्ट थी, कांस्टेबल हैं। शीतल तोमर प्लाटून कमांडर हैं, ये जो है क्या जीत के लाई है? रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जितवाया है। ठीक है, 4 पर्सनैलिटीज कर ली। उसके बाद हमने किया नई सौर ऊर्जा नीति जो आई है, उसके तहत सौर ऊर्जा का टारगेट कितना रखा है? 30,000 मेगावाट या 30 गीगावाट बोल लो। विंड एनर्जी अगर टोटल पूछेंगे तो 4,000 मेगावाट, अगर बांटेंगे तो 2-2 में बांट देना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वो रिव्यू परचेज ऑब्लिगेशन हो या कैप्टिव कंजम्पशन हो, 2-2 में बांट दिए, सीधा सा हिसाब है। और अगर हाइब्रिड पूछे तो 3,500 मेगावाट यानी कि 3.5 गीगावाट का हम लोगों ने इसका टारगेट रखा है। ठीक है, और ये टारगेट कब तक अचीव करने हैं? 2024-25 तक हमें अचीव करने हैं। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्फ्रेंस अगर सितंबर 2020 में होगी तो उसका थीम क्या रखा गया है इस दफा? उसका थीम रखा गया कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ, अपने राजस्थान में लौट आओ, इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे। ठीक है, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। इससे पहले कब हुई थी? 2000 के अंदर हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव। किसान कल्याण कोष के लिए कितने फंड दिए राज्य सरकार ने? 1000 करोड़। इसकी घोषणा कब हुई थी? बजट 2019 में। लॉन्च कब किया गया? इसको लॉन्च किया गया राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ यानी कि 17 सितंबर 2019 को जो है इसको लॉन्च किया गया, विद्याधर स्टेडियम में गहलोत जी ने किया है।
ओके। उसके बाद इसके साथ साथ कृषि ज्ञान धारा प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई। इसका फंक्शन ये है, कृषि को मॉडर्न टेक्निक से जोड़ा जाएगा, उस पे इसमें फोकस किया जाएगा। जनवरी 2020 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? माइकल देवव्रत पात्रा। इसके अलावा कौन कौन है? एम के जैन है, कानूनगो जी हैं, और जो है विश्वनाथन जी। मार्च 2020 तक का कार्यकाल रहा। कितने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया गया, ये शायद कोई नहीं पूछेगा, पर वैसे ही रैंडमली 3 साल के लिए। ये पूछ सकते हैं किसके इस्तीफे के बाद, तो विरल आचार्य जी के इस्तीफे के बाद। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है नेशनल मेडिकल कमीशन के? सुरेश चंद्र शर्मा जी। नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया एमसीआई को अबॉलिश करके। राष्ट्रपति जी ने 8 अगस्त को इसकी जो है अपॉइंटमेंट जो है ये हुई है। ये जो है 3 साल के लिए रहेंगे या 70 साल के लिए, जो भी एज पहले हो। सही है, डन है सबको? आई होप सबके हो गए होंगे। और अब आपको अपना काम करना है, मैंने अपना काम कर दिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपको कोई बात करनी हो अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के लिए, आरएएस एसीएफ की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो बहुत अच्छा मौका है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा फेसबुक पेज है आरएएस कहकर, यहाँ पे मुझे अप्रोच कर लीजिएगा। अभी एक नया बैच मैंने स्टार्ट किया राजस्थान ज्योग्राफी का, इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का, टारगेट आरएएस बैच में, ठीक है। और एसीएफ एग्जाम चल ही रहा है, पेपर 1 पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और रेफरल कोड भूलना मत, दूसरों को भी बताना, आरएएस कहकर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करना। तो कल मिलूंगी आपसे, कल नहीं आज भी, अभी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। फ्रीडम स्ट्रगल देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।